आज के आपके करंट अफेयर्स 18 जनवरी 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है गुरु रविदास जयंती के बारे, गुरु रविदास जी के बारे। बेसिकली आपके पंजाब में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं। 14 फेब के ओरिजिनली इलेक्शन अनाउंस हुए थे, पर अब इलेक्शन की डेट 20 फेब कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डेट चेंज की है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ज्यादातर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपके रिप्रेजेंटेशन भेजी इलेक्शन कमीशन को कि ये पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि 16 फेब को आपकी गुरु रविदास जयंती है, उनका बर्थ हुआ है। वैसे तो कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि इलेक्शन 14 तारीख को थे और आपकी जयंती 16 तारीख की है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, सेलिब्रेशन तब भी हो सकती है, कौन सा कोई भी रिलीजियस प्लेस या कोई भी चीज बंद हो रही थी, पर वही बात है कि बात आ जाती है सारी की सारी पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है आपके वोट बैंक को, और खास करके दलित वोट बैंक जो बना हुआ है उसे अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो पंजाब में अराउंड 32% पॉपुलेशन क्योंकि दलित्स की है, इस कारण ये उन्हें टारगेट करते हुए बोला जा रहा है कि इसलिए आपकी पॉलिटिकल पार्टीज खासकर इसे कर रही है, पर ये एक गंदी पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो पर चलो कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन को क्योंकि रिक्वेस्ट की थी, सारी पार्टीज ने रिक्वेस्ट कर दी, तो इस कारण ये पोस्टपोन कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324, ठीक है, वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये आर्टिकल है, इसके अंदर पूरी डिटेल से इस बॉडी के फंक्शंस भी मेंशन किए हुए हैं। आपको यहीं से आपको दो आर्टिकल आगे छोड़ के 326 से राइट टू वोट भी मिलता है। ठीक है, 326 से मिलता है, जस्ट यहाँ पे साथ में अटैच करने के लिए। तो ये जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। ठीक है, इसी कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, सिर्फ 3 मेंबर की बॉडी है ये। इनका काम है आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाना, प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाना, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाना। पार्लियामेंट, जैसे मैंने पहले बोला, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी इलेक्शन करवाना। ये सारे इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो हर स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है और सेंटर के अंदर भी करवाती है। सिर्फ जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है और पंचायत के जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती, बाकी सारे इलेक्शन यही करवाती है। आपको कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, याद रखना। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन फिर कौन करवाता है? हाँ जी, कभी पूछा जाए। हाँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होती है, वो करवाती है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये करवाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली तक के इलेक्शन कमीशन तो आपकी जो बस लोकल बॉडीज है उसकी नहीं करवाती, बाकी सारे इलेक्शन कभी भी आ जाए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। ठीक है, अब गुरु रविदास जी के बारे में आपको बताया जाए। ये 15-16 सेंचुरी के एक भक्ति मूवमेंट के सेंट थे। ठीक है, ये भक्ति सेंट थे। ये भक्ति मूवमेंट ये क्या थी, अब मैं इसके बारे भी आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं, इसके बारे भी आपको मैं बता दूं। देखो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ते ही हो ऑब्वियसली, इलेक्शन कमीशन के बारे, पॉलिटी में करंट अफेयर का यही फायदा, एक तो रिविजन है, दूसरा लर्निंग है इसके साथ साथ ही बाकी चीजों की। ठीक है, तो इस कारण
तो मैं आपको चाहता हूं भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट एक्चुअली क्या थी? ये ना एक हिंदुइज्म की मूवमेंट थी ओरिजिनली। हिंदुइज्म के अंदर ये दोनों फैक्टर प्रमोट करती थी। हिंदुइज्म को ये रिफॉर्म भी करना चाहती थी और रिवाइव भी करना चाहती थी। रिफॉर्म कैसे? देखो हुआ क्या था, हिंदुइज्म ना इंडिया के अंदर बहुत बुरी तरीके से ये रिलीजन डिक्लाइन पे था। इंडिया की, जैसे साउथ इंडिया की बात की जाए, 9th सेंचुरी आते आते इंडिया की, साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया में 1/3 आबादी जैन धर्म को फॉलो करने लग गई थी और हिंदुइज्म को छोड़ चुकी थी। तो इतना बड़ा हो चुका था जैन धर्म। ठीक है, सेम इसके बाद लोग फॉलो करते थे बुद्धिज्म और फिर कहीं जाके आता था हिंदुइज्म। तो ये जो रिलीजन में फर्क था, इसके कारण जो हिंदुइज्म फॉलो करते थे, इन्होंने हिंदुइज्म के अंदर जो कमियां आ रही थी, क्यों हिंदुइज्म को लोग छोड़ रहे थे, उसे दूर करने के लिए और हिंदुइज्म को और बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट आई थी। रिफॉर्म में जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी, हिंदुइज्म में 4 वर्ण बना दिए थे। ठीक है, आपका ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण बना दिए थे, इसके बेसिस पे जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की थी, ठीक है, कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये जो चीजें क्रिएट हो गई थी, इसके कारण लोग हिंदुइज्म से इनकी तरफ शिफ्ट करने लग गए थे, क्योंकि इनमें कोई कास्ट का प्रिंसिपल नहीं था। ठीक है, अगली चीज, आपके हिंदुइज्म के अंदर जितनी कोई कभी कोई हवन करवाना पड़ता, कुछ यज्ञ करवाना पड़ता, कुछ भी, वो सारी चीजें महंगी है भाई, गरीब इंसान कहां से अफोर्ड करेगा। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तो ये लीस्ट एक्सपेंसिव थे, तो इनके ऊपर खर्चा कोई नहीं करना पड़ रहा था, तो ये बहुत ही कम खर्चे थे। इसके बाद रिफॉर्म में सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में ही संस्कृत के अंदर सारी चीजें पढ़ाते थे, क्योंकि जितने भी आपके वेद, ये सब कुछ है, ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। उस जमाने में आपकी आम लोगों की जो भाषा होती थी, वो प्राकृत या पाली होती थी। ठीक है, ये 2 भाषाएं रही हैं इंडिया के अंदर उस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो संस्कृत किसी किसी को ही आती थी या किसी को नहीं आती थी। तो जो संस्कृत में बोला भी जा रहा है या वहां पे जो लिखा हुआ है, किसी को पढ़ना भी नहीं आता, और जो वहां पे अब किसी ब्राह्मण को बुलाया वो पढ़ भी रहा है, किसी को कौन सा समझ आ रहा है कि एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। तो इसके कारण लोगों की डिटैचमेंट बढ़ने लगी, लोग इजी टू अंडरस्टैंड चीजें समझ ढूंढने लगे। जैनिज्म, बुद्धिज्म के सारे टेक्स्ट ही प्राकृत पाली में लिखे गए थे, ताकि लोग डायरेक्टली पढ़ सकें, जो भी लिखा है वो डायरेक्टली समझ सकें। ठीक है, इसके बाद कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इजी रास्ता है आपका निर्वाण प्राप्त करने का। यहां पे तुम्हें पूरी लाइफ में अलग अलग आश्रम पूरे करने हैं, फिर लाइफ में कैसी डीड्स करोगे, तुम्हारा कर्म धर्म सब देखा जाएगा, फिर जाके। तो लोगों को हिंदुइज्म की फिलॉसफी भी बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी। भक्ति मूवमेंट इसी को सिंप्लीफाई करता है। भक्ति मूवमेंट कहते हैं कि बस आपको भगवान को याद करके उनके जो सॉन्ग्स हैं वो गाने हैं, भगवान की भक्ति में एक तरीके से लीन हो जाओ, उनके भजन गाओ, उनके गीत गाओ। ठीक है, उसके अलावा योगा जैसी प्रैक्टिसेस करो, ब्रेथ कंट्रोल करो। ठीक है, ब्रेथ कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस, वैसे पूरे प्रॉपर पोस्चर में बैठो, ऐसी सारी चीजें करोगे, आपको भगवान अपने मिल जाएंगे, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जितने भी लोग जिन्होंने भक्ति मूवमेंट प्रमोट की, यहां भक्ति मूवमेंट के प्रिंसिपल्स पे चले, उन्हें कहते हैं कि आपके वो भक्ति सेंट्स हैं। तो आपके रविदास भी भक्ति मूवमेंट के ही एक सेंट हैं। ठीक है, जो 15-16 सेंचुरी के टाइम रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये सारे एरिया में इन्होंने टीचिंग्स की हैं। एक सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल फिगर ये भी थे। ठीक है, इनकी बहुत सारी लिखी हुई चीजें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐड की गई हैं। ठीक है, और हिंदुइज्म में एक टेक्स्ट है पंचवाणी, जो ददुपंथी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हिंदुइज्म में, उनका एक टेक्स्ट है पंचवाणी, उसके अंदर भी गुरु रविदास जी का काफी कुछ लिया गया।
तो इस तरीके से ये सारे के सारी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और वो एक भक्ति मूवमेंट रहे हैं, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के एक सेंट रहे हैं। क्लियर है? यहां तो कोई भी डाउट? दूसरा करंट अफेयर जो आपका है ये कंट्रोवर्सी के बारे है, रिपब्लिक डे टैब्लो। आप देखते हो हर साल जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें झांकियां आती हैं, झांकियां मूव करती हैं। ये जो झांकियां हैं, ऐसा नहीं होता कि हर स्टेट की या हर, अगर तुम झांकियां देखोगे स्टेट की भी झांकियां होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट या इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस की भी झांकियां होती हैं। तो ये जो झांकियां हैं इनके बारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। आपके तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला, ये 3 स्टेट्स की झांकियां रिजेक्ट हो गई हैं इस साल की रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब रिजेक्ट होने को किसी की भी हो सकती हैं, पर बात है इन तीनों स्टेट में ना आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट इन पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि हमारे खिलाफ इसलिए ये हुआ है क्योंकि हम ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसाइड करती होती है कौन से टैब्लो आएंगे, तो उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि ये बहुत ही फ्री एंड फेयर प्रोसेस से हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है कि रिजेक्शन इन 3 की कोई पॉलिटिकल रीजंस के कारण हुई है। तो ये सेम पूरा पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हुआ है। आपकी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि सरकार रिपब्लिक डे को भी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के तौर पे यूज कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि फ्री एंड फेयर प्रोसेस है, किसी भी स्टेट के साथ हो सकता था। तो दोनों साइड अपना अपना साइड दे रही हैं, आप किसी भी साइड को झुक सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। तो ये झांकियां जो हैं ये सिलेक्ट होती ही कैसे हैं, ये किस तरीके से सिलेक्ट की जाती हैं झांकियां, वो समझना जरूरी है। देखो हर साल ये ना सितंबर के करीब ये हर साल प्रोसेस शुरू हो जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री सारी यूटी, स्टेट्स, सेंटर के डिपार्टमेंट सबको नोटिस भेजता है कि आप जो भी झांकी अगर भेजना चाहते हो, इनवाइट्स हैं ये, कि अगर आप कोई भी झांकी भेजना चाहते हो उसका डिजाइन हमें सबमिट करो, हमें बताओ कि आप किस डिजाइन की झांकी बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इसके अंदर 80 के करीब मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, 36 स्टेट्स, यूटीज, फिर इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, इन सबको बुला इनवाइट भेजता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है कि बेसिकली अब जो डिजाइन है, स्टेट्स पहले एक स्केच भेजते हैं, ठीक है, जो बेसिक 2D स्केच होगा कि हम बनाना क्या चाहते हैं, क्या बन के आएगा यहाँ पे। ये स्केच सिंपल होना चाहिए, कुछ भी इसके ऊपर फालतू में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, और अननेसेसरी डिटेल्स हर चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो आप टैबलो बनाओगे भी, इसके ऊपर कोई भी राइटिंग या लोगो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो किसी रिलीजन का या कोई राइटिंग ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सिर्फ या तो स्टेट का नाम हो सकता है, डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, उनके लोगोज हो सकते हैं, बस ऐसी चीजें हो सकती हैं। और हिंदी और इंग्लिश में आगे और पीछे उनका नाम लिखा होना चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज में साइड पे नाम लिखा होगा। तो इस तरीके से ये 3 लैंग्वेजेस में बस किस स्टेट या डिपार्टमेंट की तरफ से है बस वो लिखा होना चाहिए, और कुछ नहीं उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इको फ्रेंडली मटेरियल के साथ होनी चाहिए। उसके अलावा अगर उस झांकी के साथ में कोई फोक डांस होना है, मतलब कोई डांस परफॉर्मेंस होनी है, तो सिर्फ उस स्टेट का जो फोक डांस है वही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि तुम कोई झांकी लेके जा रहे हो उसके साथ में हिप हॉप करवा दोगे, ठीक है, वो इंडिया का कहीं का भी ट्रेडिशनल डांस नहीं है। फोक डांस जैसे पंजाब की जा रही है, भंगड़ा, ये सब कुछ यही हो सकता है, या गिद्दा या कुछ भी ऐसी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से तो प्रपोजल के साथ अगर डांस कोई है तो उसकी वीडियो क्लिपिंग भी साथ में होनी चाहिए कि कैसे डांस करवाना है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री इन सबको आगे ले जाने के लिए और कैरी करने के लिए ना एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर प्रोवाइड करती है। सबको एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर प्रोवाइड होता है। ये जो ट्रैक्टर होता है इसे भी झांकी के अंदर ही छुपाना होता है, ठीक है, ताकि इसका ज्यादातर हिस्सा दिखाई ना दे, ठीक है। और एक ट्रेलर होगा जिसके ऊपर बाकी की पूरी झांकी बेस होनी चाहिए, उसके ऊपर टिकी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रैक्टर सिर्फ कवर्ड होना चाहिए,
अगर कर पाते हो, ठीक है। और बाकी सारी की सारी स्टेट्स के पास मर्जी है कि वो अपनी खुद की भी कोई व्हीकल यूज कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली व्हीकल्स का टोटल काउंट 2 ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ट्रैक्टर एक ट्रेलर है, काउंट 2 ही रहना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। इस साल हर साल जो आपकी मिनिस्ट्री है ना, जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये कोई ना कोई थीम भी देती है कि इस साल झांकियां किस थीम पे बनाओ। इस साल का जो थीम है वो है 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही है बार बार, ये पिछले साल से चल रही है। आपने जगह जगह कई बार बोर्ड भी लगे हुए देखे होंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव करके लिखा होता है। तो हर स्टेट, हर यूटी, कोई ना कोई उनके डिपार्टमेंट ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने अंदर ही मनाते जा रहे हैं, ताकि इंडिया के 75 ईयर्स अचीवमेंट के, ग्रोथ के, उसे सेलिब्रेट किया जा सके कि इंडिया 75 ईयर्स में कहां पहुंच गया है, ठीक है। तो इसका ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे, क्लियर है। लास्ट में केरला ने जो इस बार एक्चुअली झांकी लेके आनी थी, जो उनकी रिजेक्ट हो गई है, ये केरला की झांकी इनके बारे बननी थी, श्री नारायण गुरु। इनके बारे हम मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं। ये मॉडर्न इंडिया के बहुत फेमस रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, जिन्होंने कास्ट के अगेंस्ट काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। श्री नारायण गुरु का कहना था कि ये जो 4 वर्ण का सिस्टम बनाया है, ये सब कुछ गलत बनाया है। एक्चुअली ह्यूमंस की एक ही कास्ट है, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। सबका एक ही भगवान है, एक ही धर्म है, एक ही जात है, हर चीज सबकी सेम है। किसी भी इंसान में, 2 इंसानों में कोई फर्क नहीं है। हर कोई फिलोसफर, स्पिरिचुअल गुरु, सोशल रिफॉर्मर बिल्कुल एक ही लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे इनजस्टिस के अगेंस्ट कास्ट रिडन सोसाइटी, केरला में इन्होंने ये बहुत ही, इन्होंने सारा काम वहीं पे किया है कि कास्ट के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, सोशल इक्वालिटी बढ़ाने की बातें की हैं, ठीक है। इनके बारे में मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सन है ये ना, ये क्वेश्चन आया तो होता है प्रीवियस ईयर पेपर की मैं बात करूंगी, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड, ऐसी जो स्टेटमेंट है, देखो पीसीएस में भी ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मतलब स्टेट सर्विसेज में भी आ सकती हैं, बाकी में भी, पंजाब में जैसे डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग आई हुई हैं स्टेटमेंट्स। ये आपके यूपीएससी में आई हुई है, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड। डायरेक्टली पूछा जाता है इस ये किसने बोली है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा श्री नारायण गुरु। इस कारण ये चीज याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसी तरीके से बन जाते हैं, क्लियर है। कोई भी डाउट यहाँ पे, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो? नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।